पश्चिम बंगाल में हुई रिकॉर्ड वोटिंग दिल्ली के पक्ष में जाएगी या ये दीदी के विपक्ष में जाएगी। इस बार पश्चिम बंगाल में वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। अब से कुछ देर पहले जो आंकड़े अपडेट हुए हैं उनमें पश्चिम बंगाल में पहले चरण की 152 सीटों पर 91.4% मतदान हुआ है। ये भी अंतिम आंकड़े नहीं है और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि पहले चरण की फाइनल वोटिंग 92 से 93% तक जा सकती है। अगर ऐसा होता है तो ये पिछले चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से 10% ज्यादा होगा। 2021 में पहले चरण की 152 सीटों पर 83.2% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार अगर अंतिम आंकड़ों में ये नंबर 93% हो गया तो यकीन मानिए ये चुनाव बहुत दिलचस्प बन जाएगा। पिछले 45 विधानसभा चुनाव में जहां भी मतदान प्रतिशत पिछली बार से कम रहा या पिछली बार जितना ही मतदान हुआ वहां ज्यादातर राज्यों में मौजूदा सरकार को फायदा मिला, जबकि जहां ज्यादा वोटिंग हुई कई जगहों पर सरकारें बदल गई। जैसे मध्य प्रदेश में मतदान प्रतिशत 75 से 76% हुआ, वहां बीजेपी की सरकार बरकरार रही। उत्तर प्रदेश 61% मतदान, जब 60% रह गया तब वहां भी बीजेपी वापसी करने में कामयाब हुई, 61 से 60% हो गया। गोवा में जब 4% मतदान कम हुआ तब वहां बीजेपी की सरकार ने वापसी की। हालांकि इसमें कुछ अपवाद भी रहे हैं, चाहे छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, ऐसे अनेकों राज्य हैं जिसमें या तो 1-2% कम मतदान होने पर भी सरकारें बदल गई या 1-2% ज्यादा मतदान होने पर भी सरकारें बदल गई। तो दोनों ही तरफ हुआ। हालांकि बिग पिक्चर में देखें तो वोटिंग पैटर्न कहता है कि जब 7% या उससे ज्यादा मतदान हो जाए तो इसके दो मतलब होते हैं। या तो जनता मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ वापस लाना चाहती है, पूरे दमखम के साथ, या मौजूदा सरकार को पूरी ताकत के साथ हटाना चाहती है। ऐसे वोटिंग पैटर्न में चुनाव फंसते नहीं हैं, बल्कि ऐसे वोटिंग पैटर्न में चुनाव स्पष्ट होते हैं, आर पार के बन जाते हैं। पश्चिम बंगाल में आज 16 जिलों की 152 सीटों पर वोटिंग हुई, जिनमें 12 जिलों में मतदान प्रतिशत 90% या उससे ज्यादा रहा। इनमें भी सबसे ज्यादा वोटिंग दक्षिण दिनाजपुर में हुई है। जानते हैं कितनी? 94.4%। सोचिए, 94.4% लोगों ने वोट डाले। यानी आप ऐसे समझिए कि दक्षिण दिनाजपुर में हर 100 में लगभग 95 वोटर्स मतदान केंद्रों पर अपना वोट डालने आए। दक्षिण दिनाजपुर कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। वहां मुसलमानों की आबादी लगभग 25% है और हिंदुओं की लगभग 73.5%। यानी जिन सीटों पर हिंदू वोटर्स निर्णायक हैं उस जिले में आज सबसे ज्यादा मतदान हुआ है। दक्षिण दिनाजपुर के पास कूच बिहार में, जहां पर कूच बिहार जिले में 94% वोटिंग हुई, बीरभूम में 93.2%, जलपाईगुड़ी जहां पर 92.7% और मुर्शिदाबाद जिले में भी लगभग इतना ही 92.7% वोटिंग। मुर्शिदाबाद में पश्चिम बंगाल की 22 विधानसभा सीटें आती हैं और इस जिले में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। यहां मुसलमानों की आबादी लगभग 65% से ज्यादा है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 33% है। और अब तक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टीएमसी इस जिले में सबसे मजबूत थी। लेकिन अब हुमायूं कबीर उनके लिए चुनौती बन गए हैं। हुमायूं कबीर वही नेता हैं जो मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और उन्होंने अपनी अलग पार्टी से चुनाव लड़ा है। अगर हुमायूं कबीर मुस्लिम वोटों का विभाजन करते हैं तो यहां मुर्शिदाबाद की कम से कम 13 सीटों पर समीकरण बदल जाएंगे। हुमायूं कबीर और टीएमसी की लड़ाई में बीजेपी को यहां फायदा हो सकता है। अब हुमायूं कबीर कैसे मुर्शिदाबाद में असर डाल सकते हैं, उसके लिए आप इन आंकड़ों को देखिए। हुमायूं कबीर 2 सीटों से लड़ रहे हैं। एक है रेजी नगर सीट जहां वो चुनाव लड़ रहे हैं, जहां 2021 में 85.5% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 91.2%, यानी लगभग 6% इंक्रीज वोटिंग में। हुमायूं कबीर जिस दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं उसका नाम है नौदा। इस सीट पर पिछली बार 86.2% वोटिंग हुई, लेकिन इस बार 93% मतदान हो चुका है। अब मुर्शिदाबाद में सारा ख्याला इसी बात पर टिका है कि हुमायूं कबीर ममता बनर्जी के मुस्लिम वोट बैंक में कितनी सेंध लगाते हैं और इसका बीजेपी को भी कितना फायदा मिलता है। आज के मतदान की एक और खास बात यह है कि जिन सीटों पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई उनमें ज्यादातर सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जैसे मुर्शिदाबाद। अब मुर्शिदाबाद की भगवान गोला सीट है, 96.5% वोटिंग हुई है। 96
19.5%, जहां 85% आबादी मुसलमानों की है और सिर्फ 14.2% आबादी हिंदुओं की है। इसके बाद रघुनाथगंज, जहां पर 96.3% मतदान हुआ और ये सीट भी मुर्शिदाबाद में आती है, जहां 80% वोटर्स मुस्लिम है। मुर्शिदाबाद की ही लालगोला सीट पर 96% मतदान हुआ और यहां भी हिंदू अल्पसंख्यक है। मुसलमानों की आबादी 80% से ज्यादा है। फरक्का सीट, जहां पर 95.7%, लगभग 96%, सोचिए, मतदान हुआ है, जहां मुस्लिम आबादी 67% है, हिंदू आबादी 32% है। जबकि जंगीपुर सीट, जहां पर लगभग 95 यानी कि 94.8%, 94.8% मतदान हुआ, जहां 62% मुस्लिम आबादी है, 37% हिंदू आबादी। ये पूरा पैटर्न क्या कह रहा है? जिन सीटों पर हिंदू बहुसंख्यक हैं, उन सीटों पर भी बम्पर वोटिंग हुई है, लेकिन मुस्लिम सीटों के मुकाबले हिंदू बहुल सीटों में औसतन 2 से 3% वोटिंग कम हुई है और इसी में आज की वोटिंग का पूरा नतीजा छिपा है। यहाँ एक सवाल यह भी है कि क्या इस बम्पर वोटिंग से बीजेपी का चांस बढ़ गया है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी अब तक ये आरोप लगाती थी कि टीएमसी के डर से बहुत सारे लोग चुनाव में भयमुक्त होकर यानी बिना डरे वोट नहीं डालते थे। लेकिन इस बार जिस तरह से केंद्रीय सुरक्षा बलों के 2,40,000 जवानों की तैनाती हुई, ज्यादातर सीटों पर वोटिंग शांत रही। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या आज बड़ी संख्या में जो लोग वोट डालने के लिए निकले, उन्होंने भयमुक्त वोटिंग की? और अगर ये भयमुक्त वोटिंग है तो क्या बीजेपी को इसका फायदा मिलने वाला है? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है ना कि इससे निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। वहां पर वो सुरक्षा बल तैनात है। कई जगहों पर आज हिंसा की कोशिशें कम नहीं हुई हैं। जिसे मुर्शिदाबाद, जहां पर टीएमसी और हुमायूं कबीर आगे आमने सामने हो गए, लेकिन वहां पर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात, उन्होंने स्थिति को संभाल लिया। हिंसा पर काफी हद तक अंकुश लग गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस तैनाती का विरोध करते हुए ये कह रही हैं कि वो बीजेपी से नहीं डरती और पश्चिम बंगाल की जनता बता देगी कि असली ताकत किसके पास है। लेकिन हमारा सवाल यहाँ ये है कि क्या चुनाव में हिंसा होने देना ठीक हो सकता है? अगर हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं तो वो लोकतंत्र हिंसा होने से कैसे बच सकता है? मतलब चुनाव हो, कोई कल्पना कर सकता है कि चुनाव हो और उसमें लोगों की मौतें हो जाए? क्यों? असली लोकतंत्र तो वो है जहां लोग बिना डरे वोट डालने मतदान केंद्रों पर पहुंचे, उनकी सुरक्षा के लिए हमारे जवान सड़कों पर तैनात रहे। अभी वही हो रहा है, लेकिन इस पर भी पॉलिटिक्स, राजनीति हो रही है और इस राजनीति की सबसे बड़ी वजह है ये तस्वीरें। वोटिंग से कुछ घंटे पहले मुर्शिदाबाद के नौदा इलाके में देसी बॉम्ब से हमला हुआ था और इस हमले में कुछ लोग घायल हुए। जब आम जनता उन्नयन पार्टी के अध्यक्ष हुमायूं कबीर, वही जो कहते हैं ना बाबरी मस्जिद वहां बना रहे हैं, पैसे इकट्ठा कर रहे हैं, वो इस घटनास्थल का दौरा करने आए तो उनके साथ हिंसा की गई। टीएमसी के समर्थकों पर आरोप लगा कि उन्होंने हुमायूं कबीर के साथ धक्का मुक्की की और उनके समर्थकों के साथ मारपीट भी हुई, जिसके बाद हुमायूं कबीर को धरने पर बैठना पड़ा। अगर मौके पर केंद्रीय सुरक्षा बल और पुलिस की भारी तैनाती नहीं होती तो ये हिंसा क्या रूप ले सकती थी? ये हिंसा फैल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बल के जवान हिंसा को रोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। और यहाँ एक सवाल टीएमसी से भी है। टीएमसी कहती है कि धर्म के नाम पर राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। लेकिन सोचिए, हुमायूं कबीर पर आज जो हमला हुआ, क्या उसके पीछे धर्म की राजनीति नहीं है? मुर्शिदाबाद जिला, जहां पर पश्चिम बंगाल की कुल 22 विधानसभा सीटें आती हैं और ये वही जिला है जहां मुसलमानों की आबादी 65% से ज्यादा है। हुमायूं कबीर भी इसी गणित को देखते हुए मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनवा रहे हैं और यही बात टीएमसी को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। वरना ऐसे अनेकों नेता हैं जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी या किसी दूसरी पार्टी से लड़ रहे हैं, उनके साथ तो हमला नहीं हो रहा है, उन पर हमला नहीं हो रहा है, लेकिन हुमायूं कबीर पर क्यों हो रहा है, वो भी ऐसी जगह पर। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुर्शिदाबाद जिले की 22 सीटों पर 85.3% वोटिंग हुई। इनमें सबसे ज्यादा 54.5% वोट टीएमसी को मिले थे, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी को 23.1%, कांग्रेस को 14.2% वोट। अब ये आंकड़े बताते हैं कि मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर अगर ममता बनर्जी के लिए चुनौती बने तो पहले चरण में टीएमसी का स्ट्राइक रेट बिगड़ सकता है और शायद इसी वजह से आज मुर्शिदाबाद में हिंसा की कोशिशें हुई। टीएमसी के समर्थकों पर यह आरोप लगा कि वो वोटिंग को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।
इसी तरह की तस्वीरें सिलीगुड़ी से आई, जहां वोटिंग के दौरान बीजेपी टीएमसी समर्थकों में टकराव हुआ और यहां भी केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों ने बिना देर के स्थिति को संभाल लिया और कोई बड़ी हिंसा नहीं हुई। आसनसोल दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला हुआ, जिससे उनकी गाड़ी के पीछे का शीशा टूट गया। जबकि दक्षिण मिदनापुर में कुमारगंज सीट से बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर हमला हुआ, जिसके बाद चुनाव आयोग ने सभी आरोपियों की तुरंत गिरफ्तारी के आदेश दिए और यहां भी हिंसा को बढ़ने नहीं दिया। नटशेल में बस इतना है, आज पश्चिम बंगाल में मतदान के जो रिकॉर्ड टूटे हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं केंद्रीय सुरक्षा बलों की भारी तैनाती है, जिससे लोगों में भय नहीं रहा, वो खुलकर वोट डालने आए और भारी तैनाती ने बड़ा रोल निभाया है। और अब सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या भय मुक्त यानी बिना डरे लोगों के वोटिंग करने से बंगाल में दिल्ली बनाम दीदी की लड़ाई का फैसला क्या हो। आज की दूसरी सबसे बड़ी खबर यही है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज अमेरिका और ईरान के लिए जंग का खुला मैदान बन गया। अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने अब से कुछ देर पहले ये जानकारी दी है कि उसकी नौसेना ने नेवल ब्लॉकेड के दौरान ईरान के 31 जहाजों को पकड़ा है। ये सारे ईरान के वो जहाज थे जिनमें कच्चे तेल और निर्यात हो रहा था। अमेरिका ने कहा है कि वो हर दिन कम से कम ईरान के 5 लाख बैरल कच्चे तेल का निर्यात रोकना चाहता है और इसके लिए अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अब तक की सबसे बड़ी तैनाती कर दी है, सबसे बड़ा ब्लॉकेड लगा दिया है। रॉयटर्स के मुताबिक ओमान की खाड़ी में जहां अमेरिका ने ईरान के जहाजों के खिलाफ नाकेबंदी लगाई है, वहां 10,000 सैनिक, 17 युद्धपोत, 100 से भी ज्यादा लड़ाकू विमान तैनात किए गए। इस तैनाती को ईरान सीज फायर का खुला उल्लंघन मान रहा है और ये कह रहा है कि अब युद्ध विराम का कोई मतलब नहीं, अब उसके लिए ये युद्ध दोबारा से शुरू हो चुका है और इस बार ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका को बहुत तगड़ा जवाब देगा। ईरान ने सबसे बड़ा दावा यह किया कि अब वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बिल्कुल नहीं खोलेगा। द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान इस समुद्री रास्ते में नई सी माइंस यानी बारूद बिछा सकता है। अगर ऐसा हुआ तो आप ये समझ लीजिए कि अगले 2 से 3 सालों में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से समुद्री जहाजों की आवाजाही सामान्य नहीं होने वाली। पेंटागन में अमेरिका का रक्षा विभाग पहले ही कह चुका है कि अभी इस समुद्री इलाके में जितनी सी माइंस बिछाई गई हैं, सिर्फ उन्हें ही हटाने में कम से कम लगेंगे 6 महीने। अगर ईरान और सी माइंस इस इलाके में बिछाता है और भी, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को जंग का मैदान बनने से कोई रोक ही नहीं पाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि ईरान बातचीत के लिए तैयार होने वाला है, लेकिन ईरान इन सभी दावों को गलत बता रहा है। ईरान का कहना है कि ये बातचीत तभी होगी जब हॉर्मूज पर उसके अधिकार को कानूनी मान्यता मिले, अमेरिका द्वारा लगाए गए नेवल ब्लॉकेड को तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, राष्ट्रपति ट्रंप इस जिद को छोड़ दें कि ईरान अपना यूरेनियम उन्हें सौंप देगा और अमेरिका इस बात की गारंटी दे कि युद्ध में हुए नुकसान का मुआवजा ईरान को जरूर दिया जाएगा। अब ये बातें तो ईरान पहले दिन से कह रहा है, लेकिन इस बार बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। ईरान के प्रेस टीवी के मुताबिक IRGC ने अब पाकिस्तान की गर्दन पकड़ ली है और पाकिस्तान को ये कहा है कि ईरान अमेरिका से कोई बातचीत नहीं करेगा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अपनी मच्छर बोट्स भी उतार दी हैं और पहली बार इनका वीडियो भी जारी कर दिया है। इस वीडियो में IRGC की मच्छर बोट्स और मास्क पहने जवान एक जहाज पर कब्जा करते हुए नजर आ रहे हैं और ये वही जहाज है जो गुजरात के मुद्रा पोर्ट आ रहा था। आप भी पहले इस वीडियो को देखिए। दुनिया सोच रही थी कि सीज फायर से ये युद्ध रुक गया है, लेकिन हकीकत में ये युद्ध अब समुद्र में फैलता जा रहा है और अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के नेता इस युद्ध को जारी रखने की अब मांग कर रहे हैं। अमेरिकी सेनेट में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमें युद्ध को लेकर राष्ट्रपति ट्रंप की शक्तियों और अधिकारों को सीमित करने की मांग की गई, लेकिन वोटिंग में यह प्रस्ताव पूरी तरह खारिज हो गया। उल्टा अमेरिकी सेनेट में इस युद्ध को जारी रखने पर जोर दिया गया और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब हालात बद से बदतर हो रहे हैं और ये युद्ध आपके तेल, आपके सिलेंडर, आपकी दूसरी जरूरतों को परेशान कर सकता है। हालांकि सरकार, जैसा हम आपको लगातार बता रहे हैं, अब अपनी जो जरूरी चीजें हैं वो रशिया से और अन्य देशों से खरीद बढ़ा रही है, तो पैनिक की स्थिति तो नहीं आनी चाहिए। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप इस बात को समझ ही नहीं रहे। व्हाइट हाउस, जिसने साफ शब्दों में कहा है कि ये सीज फायर तभी तक लागू रहेगा जब तक राष्ट्रपति ट्रंप चाहेंगे। अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर फिर से हमला करने की योजना बनाते हैं तो इस सीज फायर को उसी दिन खत्म मान लीजिए। राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ईरान से लड़ते लड़ते अपनी सेना से ही क्यों लड़ने लगे, तो सुनिए।
अमेरिका में इस वक्त सेना से जुड़े बड़े बड़े अधिकारियों को जबरदस्ती रिटायर किया जा रहा है। अब जिस अधिकारी को उसके पद से हटाया गया है वो है जॉन फेलन। जॉन फेलन अमेरिकी नौसेना के प्रमुख थे, यानी वही नौसेना जिसने अभी अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास नाकेबंदी लगाई हुई है, ब्लॉकेड किया हुआ है। अमेरिका का जो मीडिया राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ झुकाव रखता है वो ये कह रहा है कि जॉन फेलन नए जहाजों के निर्माण को लेकर एक प्रोग्राम चला रहे थे, जिस पर रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ के साथ उनका विवाद था। लेकिन बाकी मीडिया ये कह रहा है कि जॉन फेलन को भी इसलिए पद से हटाया गया क्योंकि वो राष्ट्रपति ट्रंप के एजेंडे को उनके मन मुताबिक आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। सोचिए, अब तक किसी भी देश की सैन्य ताकत को इस बात से मापा जाता था कि उसके पास कितने हथियार हैं, कितने सैनिक हैं, कौन सी आधुनिक, कौन सी नई टेक्नोलॉजी है। लेकिन अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि हथियारों से पहले सेना और सरकार के रिश्ते मजबूत होना जरूरी है। एक तरफ इस युद्ध में ईरान है जिसने अपने शीर्ष कमांडर को खो दिया, लेकिन इसके बाद भी वहां खाली पद भरते गए और नए अधिकारियों ने यह कहा कि वो इस युद्ध में मरने मिटने के लिए तैयार है। और दूसरी तरफ है अमेरिका, जहां पहले सेना प्रमुख को हटाया और अब नौसेना प्रमुख की भी छुट्टी कर दी गई। और ये सब इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप और रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ उन्हें जो ऑर्डर दे रहे हैं उस पर उनकी तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है। इससे अमेरिकी सेना सरकार में टकराव बढ़ रहा है और दुनिया में अमेरिका की जो सुपर पावर वाली एक छवि थी ना, वो भी धीरे धीरे दरक रही है, टूट रही है। गैलप ने इस पर 130 देशों में एक सर्वे किया जिसमें लोगों से ये पूछा गया कि क्या वो अमेरिका, चाइना, रशिया, जर्मनी इनके नेतृत्व को कैसे देखते हैं। इस अप्रूवल रेटिंग में पहली बार चाइना ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका की लोकप्रियता 39% से गिरकर 2025 में 31% हो गई, जबकि चाइना की लोकप्रियता 32% से बढ़कर 36% हो गई। अमेरिका की डिसअप्रूवल रेटिंग भी 48% पर पहुंच गई, जो अब तक का सबसे ज्यादा स्तर है, जबकि चाइना की डिसअप्रूवल रेटिंग 37% पर स्थिर रही। इसी सर्वे में यह बताया गया है कि अब अमेरिका अलग थलग पड़ गया है। साल 2021 में दुनिया के 21 देशों के साथ अमेरिका के मजबूत संबंध थे, लेकिन अब ऐसे देशों की संख्या सिर्फ 5 रह गई। जानते हैं कौन? कोसोवो, इजराइल, पोलैंड, अल्बानिया, फिलीपींस। यानी नेटो का एक भी बड़ा देश अब अमेरिका पर भरोसा नहीं करता है और यूरोप के देशों ने भी खुद को अमेरिका से बिल्कुल अलग करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ साल 2021 में चाइना के 3 देशों के साथ मजबूत रिश्ते थे, लेकिन अब इन्हीं देशों की संख्या 8 हो गई है। इनमें सिंगापुर, हांगकांग, ट्यूनीशिया, पाकिस्तान, रशिया प्रमुख है। हालांकि इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दुनिया के 45% देशों में अमेरिका और चाइना की छवि नकारात्मक है, जबकि सिर्फ 29% देशों में दोनों के लिए पॉजिटिव राय है, सकारात्मक। अब इससे ये भी पता चलता है कि दुनिया अमेरिका और चाइना दोनों देशों से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है और इसी वजह से विश्व में एक नया मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जिसमें कोई भी एक देश या 2 देश धुरी पर नहीं है, बल्कि सबकी अलग अलग धुरी बनी है। और इसी मल्टीपोलर वर्ल्ड में भारत की भूमिका भी बढ़ रही है। पेंटागन से जुड़े 3 अधिकारियों की माने तो ऐसा नहीं है। एक अमेरिकी न्यूज चैनल को इन अधिकारियों ने बताया है कि ईरान की सैन्य शक्ति को लेकर पेंटागन और राष्ट्रपति ट्रंप जो दावे कर रहे हैं उनमें सच्चाई कम, दबाव की राजनीति ज्यादा। 28 फरवरी से 7 अप्रैल तक ऐसा कोई दिन नहीं था जब ईरान ने इजराइल और मिडिल ईस्ट के देशों को मिसाइल और आत्मघाती ड्रोन से दहलाया ना हो। ऐसा भी कोई दिन नहीं गया जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान को बख्श दिया हो। युद्ध के पहले ही दिन अपने सुप्रीम लीडर और कई सैन्य अधिकारियों को गंवाने के बाद ईरान ने युद्ध के पहले हफ्ते में ही अपनी ताकत की जोरदार नुमाइश की थी। पहले हफ्ते में ही उसने मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन से 2000 से ज्यादा हमले किए थे और उसके बाद उसने हर दिन करीब 300 अटैक किए। मगर ऐसा नहीं है कि अमेरिका और इजराइल ने फिर ईरान को छोड़ दिया। अमेरिकी सेना के मुताबिक युद्ध के 1 महीने में ईरान पर 10,000 हमले किए गए और लगभग इतने ही अटैक इजराइल ने भी किए। अमेरिकी सेना का दावा था कि उनके हमलों में ईरान के 66% सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए हैं। इजरायली सेना ने दावा किया कि उन्होंने ईरान के 330 मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स को तबाह कर दिया है। अपने सैन्य अधिकारियों की रिपोर्ट को सच मानते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़े दावे कर दिए।
लेकिन इसके बावजूद ईरान की सेना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अपने कंट्रोल में लिए हुए है। तो क्या अब हम चाइना द्वारा बनाए गए एक नए खतरे की बात करेंगे जो भारत के लिए चिंता का विषय है। दुनिया का कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम, उसकी एक निश्चित क्षमता होती है। जैसे इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम को बेस्ट माना जाता है। उसका सक्सेस रेट है 85 से 90%। यानी अगर कोई देश इजराइल पर 100 मिसाइल एक साथ मारे तो 10 से 15 मिसाइलें इजरायली ठिकानों पर जरूर गिरेंगी। युद्ध में हमने देखा कि ईरान की मिसाइलों ने किस तरह से इस एयर डिफेंस को कई मौकों पर नाकाम किया। लेकिन चाइना ने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से फ्लॉप बनाने के लिए कुछ नया कारनामा कर दिखाया है। उसने बना दिया है एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। सोचिए, एक साथ सैकड़ों ड्रोन्स किसी एक टारगेट पर हमला कर दें और ये सारे ड्रोन्स एआई की मदद से कोऑर्डिनेशन के साथ हमला करें। क्या होगा? ऐसी स्थिति में कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम आखिर कब तक कामयाब होगा? युद्ध में अमेरिका और इजराइल जैसे शक्तिशाली देशों के सामने ईरान केवल इसलिए टिका हुआ है क्योंकि उसके पास खतरनाक ड्रोन्स हैं। ये आत्मघाती ड्रोन्स ताकतवर भी हैं, सस्ते हैं और कम समय में तैयार हो जाते हैं। भविष्य के युद्ध का मॉडल यही है। अब युद्ध में इंसानों से ज्यादा काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑपरेटेड ड्रोन करेंगे। केवल एक इंसान एक कमरे में बैठकर सैकड़ों ड्रोन्स को ऑपरेट करेगा और दुश्मन को तबाह कर देगा। ईरान युद्ध हो या यूक्रेन रूस युद्ध, इसमें देखा गया है कि एक बार में एक या दो आत्मघाती ड्रोन से ही अटैक किए गए हैं। लेकिन अब आर्ट ऑफ वॉर बदल रहा है। चीन ने एक नया ड्रोन सिस्टम तैयार किया है जो दुश्मन के टारगेट को तबाह करने के लिए 5 मिनट के अंदर एक के बाद एक 96 ड्रोन से हमला करता है। यानी करीब हर 3 सेकंड में ये सिस्टम एक ड्रोन को टारगेट पर हमले के लिए भेजता है। चाइना ने इसे नाम दिया है एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम। स्वॉर्म ड्रोन का मतलब होता है कि ड्रोन्स का एक झुंड, ठीक वैसे ही जैसे मधुमक्खियों का झुंड होता है। जैसे छत्ते को छेड़ने वालों पर मधुमक्खियों का झुंड एक साथ हमला करता है, वैसे ही स्वॉर्म ड्रोन भी एक झुंड में जाकर टारगेट पर हमला करते हैं। इस वजह से उन्हें रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। चाइना का ये एटलस स्वॉर्म ड्रोन सिस्टम भारत ही नहीं, कई देशों के एयर डिफेंस सिस्टम को मुश्किल में डाल सकता है।